डीएनए में अब हम उस खबर की बात करेंगे जो भारत और चीन की कूटनीति, मुंबई की बारिश और राम रहीम की सजा के बीच कहीं खो गई। हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए गुड़िया गैंगरेप केस की बात कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कल इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें आईजी और डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। ये पूरी एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि किसी मामले की जांच के लिए बनाई गई पूरी की पूरी एसआईटी को ही गिरफ्तार कर लिया गया हो। लेकिन ऐसा हुआ है और ये बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश की इस खबर पर नेशनल मीडिया खामोश है। इसी वर्ष जुलाई के महीने की शुरुआत में जब शिमला में गुड़िया गैंगरेप और हत्याकांड हुआ था, तब भी यही हालात थे। इस रेप कांड के विरोध में शिमला जल रहा था और राष्ट्रीय मीडिया सोया हुआ था। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने हमें संदेश भेजे थे और कहा था कि हम इस खबर का डीएनए टेस्ट जरूर करें। पिछले महीने 21 जुलाई को इस पूरी खबर का डीएनए टेस्ट हमने किया था और उसी दिन हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे शिमला रेप केस में असली आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। हमने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे और अब हमारी बातों पर सीबीआई ने मोहर लगाई है। उस दिन हमने कोशिश की थी कि अपने चैनल के जरिए हम इस मामले पर सरकार पर दबाव डाल सकें, पुलिस पर दबाव डाल सकें, और इसीलिए आज आपको इस मामले से जुड़ी हर नई बात पता होनी चाहिए। इस रेप और हत्याकांड के बाद जब शिमला में लगातार प्रदर्शन होने लगे तो हाईकोर्ट के कहने पर सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और करीब 1 महीने तक जांच करने के बाद सीबीआई ने 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पुलिस वाले उस एसआईटी के सदस्य थे जो सरकार ने बनाई थी इस मामले की जांच करने के लिए। गिरफ्तार किए गए पुलिस वालों में आईजी लॉ एंड ऑर्डर जहूर जैदी और ठियोग के डीएसपी मनोज जोशी भी शामिल हैं। अब आपको यह बताते हैं कि इन पुलिस वालों पर क्या आरोप लगे हैं, इन्होंने किया क्या था। गुड़िया रेप केस में एसआईटी ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 18 जुलाई को इनमें से एक आरोपी, जिसका नाम सूरज था, सूरज की पुलिस स्टेशन में अचानक से मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। उस वक्त पुलिस ने कहा था कि सूरज की हत्या उसी के दूसरे साथी राजू ने की है और दोनों के बीच थाने के लॉकअप रूम में ही झगड़ा हुआ था। जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि सूरज की हत्या राजू ने नहीं की थी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पुलिस वालों के मोबाइल फोन हत्या वाली रात को उसी लोकेशन पर थे जहां पर हत्या हुई। इसके अलावा थाने के एक संतरी ने यह भी बयान दिया कि राजू और सूरज नामक आरोपियों का आपस में कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। जब झगड़ा नहीं हुआ तो फिर हत्या किसने की? सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि आईजी जहूर जैदी ने इस केस से जुड़े कुछ सबूत मिटाए हैं। इन्हीं आरोपों के बाद सीबीआई ने कल 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी मामले की जांच करने वाली एसआईटी अगर खुद ही सबूत मिटाने लगे, आरोपियों की मदद करने लगे, तो फिर क्या होगा? इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस पर असली आरोपियों को बचाने का आरोप है। स्थानीय लोग यह आरोप बहुत पहले से लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने गुड़िया के रेप और हत्याकांड में शामिल असली आरोपियों को पकड़ा ही नहीं, असली आरोपियों को छोड़ दिया, बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो निर्दोष हैं। अब सीबीआई असली गुनहगारों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। हमारे देश में लोगों की याददाश्त अक्सर बहुत कमजोर होती है। लोग बहुत जल्द किसी भी घटना, दुर्घटना, अनैतिक आचरण, भ्रष्टाचार और संवेदनहीन बयानों को भूल जाते हैं। शिमला की घटना को देश के लोग शायद अब भूल चुके हैं, लेकिन शिमला के लोग नहीं भूले। शिमला के लोगों को यह अब भी याद है और इसीलिए शिमला में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। शिमला से हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें इस बारे में लिखा है। अगर आप भी इस घटना को अब तक भूल चुके हैं तो हम आपको बहुत संक्षेप में ये बता देते हैं कि शिमला का ये गुड़िया गैंगरेप केस क्या है और आज क्यों पूरे देश के लोगों को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं भी हो सकता है। शिमला से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में 4 जुलाई को 16 साल की एक स्कूली छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस लड़की का शव उसके स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल में मिला था। लड़की को भयानक यातनाएं दी गई थी। घर वालों के मुताबिक इस पीड़ित लड़की के हाथ और पैर की हड्डी टूटी हुई थी और उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया था।
मामला पुलिस तक पहुंचा तो शुरुआत में पुलिस ने इस घटना को बहुत ही हल्के में लिया और पुलिस को आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इस रेप और हत्याकांड के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन शुरू हो गए क्योंकि शिमला के जो स्थानीय लोग थे वो बहुत गुस्से में थे। पुलिस और सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के फेसबुक अकाउंट पर एक सूचना पोस्ट की गई। इस पोस्ट में यह दावा किया गया था कि इस गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन चारों आरोपियों की तस्वीरें भी पोस्ट की गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री के फेसबुक अकाउंट से इन तस्वीरों को डिलीट कर दिया गया और अगले दिन पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी वो लोग नहीं थे जिनके बारे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया गया था, जिनकी फोटो पोस्ट की गई थी। ये लोग कोई और लोग थे, ये अलग थे। इसी के बाद ये आरोप लगने लगे कि असली आरोपियों को छोड़ दिया गया और उनकी जगह निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे आरोप भी लगे हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची तो उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच न करवाने के लिए कहा। इस तरह की खबरें वहां के मीडिया में, लोकल मीडिया में छपी हैं। दिल्ली से शिमला की दूरी वैसे तो करीब 350 किलोमीटर की है, लेकिन इस रेप कांड की खबर को दिल्ली के मीडिया तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग गया क्योंकि लड़की एक गरीब परिवार से थी और उसका कोई भी रिश्तेदार रसूखदार पद पर नहीं था। इस खबर में कोई राजनीतिक या सांप्रदायिक एंगल भी नहीं था। इस घटना के बाद किसी ने भी यह नहीं पूछा कि पीड़ित लड़की किस जाति की थी, किस धर्म की थी। ये किसी बड़े शहर में हुई छेड़खानी या रेप की खबर भी नहीं थी। अगर यही घटना दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई में हुई होती तो फिर यह खबर दिन रात हिंदी और अंग्रेजी न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गई होती और इस पर लंबे लंबे डिबेट्स हो रहे होते। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार इसके बारे में बात करते, ट्वीट करते और बहस करते। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हरियाणा के एक बीजेपी नेता के बेटे पर चंडीगढ़ में एक लड़की का पीछा करने का आरोप लगा था। यह लड़की एक आईएएस अफसर की बेटी थी। इस छेड़छाड़ के मामले को हमारे देश के नेशनल मीडिया ने हाथों हाथ लिया था क्योंकि इसमें एक नेता का बेटा शामिल था और इस मामले में पीड़ित लड़की खुद एक आईएएस अफसर की बेटी थी। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि मीडिया को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन यही ट्रीटमेंट शिमला की इस घटना के साथ भी होना चाहिए था। लेकिन शिमला की गुड़िया किसी बड़े और रसूखदार पिता की बेटी नहीं थी। उसके पिता एक गरीब किसान हैं। शायद इसीलिए उनके साथ हुई यह घटना नेशनल मीडिया के लिए मायने नहीं रखती। आरोप तो यह भी है कि इस घटना के असली आरोपियों में बड़े और रसूखदार लोगों के बेटे शामिल हैं, लेकिन उन्हें पुलिस ने बचा लिया। कुल मिलाकर बात यह है कि पुलिस और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता होता है और अगर जनता पुलिस पर ही भरोसा नहीं करेगी तो फिर कहां जाएगी, किस पर भरोसा करेगी। हिमाचल प्रदेश की पुलिस का स्लोगन है निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ। लेकिन आरोपों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने ना तो निष्पक्षता दिखाई और ना ही सत्यनिष्ठा। आपने देखा होगा कि पुलिस की जीप पर अक्सर लिखा होता है कि वो जनता के साथ सदैव खड़ी है, लेकिन ये वो जमाना है जब किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आज के जमाने में तो हीरा भी सदा के लिए नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपने मोटो या स्लोगन्स में सदैव शब्द का उपयोग अक्सर करती है। इस शब्द का भाव यह होता है कि जनता किसी भी मुश्किल वक्त में कभी भी पुलिस पर यकीन कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस वालों पर ही हत्या के आरोप लगेंगे तो ये आम आदमी के विश्वास के साथ होने वाला सबसे बड़ा धोखा है। अगर ऐसा होने लगेगा तो कोई भी आम आदमी कभी भी पुलिस वालों पर विश्वास नहीं करेगा। ये घटना हमारे समाज और हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार के उन धागों की तरफ इशारा करती है जिनसे अपराधियों और अपराधों पर डाला जाने वाला पर्दा सिला जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार पर हुई अलग अलग स्टडीज में बार बार पुलिस विभाग को देश का सबसे भ्रष्ट विभाग बताया गया है। भारत में हर वर्ष ली जाने वाली कुल रिश्वत का 55% हिस्सा पुलिस वालों की जेब में जाता है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी पुलिस वालों को रिश्वत जरूर दी होगी। दुनिया भर में रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसका शीर्षक था आई पेड अ ब्राइब। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग भारत का सबसे भ्रष्ट सरकारी विभाग है। इस सर्वे में शामिल लोगों ने यह शिकायत की थी कि एफआईआर लिखवानी हो, शिकायत दर्ज करवानी हो, मोबाइल फोन के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवानी हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाना हो या कानून से जुड़ा कोई अन्य काम करना हो,
पुलिस को रिश्वत दिए बगैर आपकी फाइल या आपकी शिकायत आगे नहीं बढ़ती। पूरी दुनिया में शायद भारत उन गिने चुने देशों में होगा जहां लोग किसी पुलिस वाले को देखकर सुरक्षित महसूस करने की बजाय उससे नजरें बचाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और इसीलिए हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर पुलिस वालों को खलनायकों की भूमिका में जरूर देखा होगा। भारत में पुलिस को सबसे भ्रष्ट माना जाता है और ये बात अक्सर फिल्मी पुलिस वालों के चरित्र देखकर आपको समझ में आती होगी। अगर आप भारत के फिल्मी खलनायकों के इतिहास पर गौर करें तो आपको कुछ बड़े ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आप याद कीजिए 50 के दशक में आजादी के बाद फिल्मों का खलनायक एक सेठ या साहूकार हुआ करता था जो गरीब किसान को कर्ज देकर उसका शोषण करता था। उसके बाद 60 का दशक आया और देश में औद्योगिक क्रांति आई। उसके बाद उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक, मिल मालिक फिल्मों में खलनायक के रूप में दिखाई देने लगे जो कि मिल वर्कर्स का शोषण करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे। इसके बाद जो जमाना आया उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन फिल्मों के खलनायक बनने लगे और इसके बाद जो जमाना आया उसमें पुलिस वाले फिल्मों के खलनायक बनने लगे। इस बात पर पुलिस वालों को जरूर मंथन करना चाहिए। हमारे देश की अलग अलग सरकारों को और केंद्र सरकार को भी इस बात पर मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इन 70 सालों में, आजादी के बाद इन 70 सालों में पुलिस के बारे में हमारे देश की सोच ऐसी क्यों है और इन 70 वर्षों में हम पुलिस विभाग को ठीक क्यों नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश और शिमला में रहने वाले हमारे दर्शकों ने हमें बहुत सारे संदेश भेजे थे और कहा था कि हम इस खबर को बड़े स्तर पर पूरे देश को दिखाएं ताकि कोई भी इस खबर को दबा ना सके। और हमने अपने इन सभी दर्शकों के लिए आज ये डीएनए टेस्ट किया, यानी हिमाचल प्रदेश के दर्शकों के लिए, शिमला के दर्शकों के लिए, और हमारी कोशिश थी कि हम आपको हमारे पूरे